नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलन मस्क ने ट्विटर डील अपनी तरफ से कैंसिल कर दी है और इस खबर के बाद से ही काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है। बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक माने जाने वाले एलन मस्क ने 25 अप्रैल को ट्विटर को 54.20 बिलियन डॉलर्स में खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि बाद में 44 बिलियन डॉलर पर यह डील सेटल हुई और इस डील से पीछे हटने के बाद अब एलन मस्क पर ट्विटर मुकदमा करने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि कई हफ्तों तक चले टेक वर्ल्ड के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एक नया मोड़ इस ड्रामे में आ चुका है। एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर ने एग्रीमेंट्स के कई प्रोविजंस तोड़े हैं, इसीलिए वो इस डील से पीछे हट रहे हैं। हालांकि एलन मस्क ने, जो उनके वकील हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मिस्टर मस्क ने इस मंजर को टर्मिनेट करना यानी कि रद्द कर दिया है और ये मर्जर अब नहीं होगा। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर के जरिए उनके एक साथ किए गए एग्रीमेंट्स को ब्रीच किया गया है। ट्विटर ने एलन मस्क के सामने गलत और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किया है और मर्जर के दौरान एलन मस्क ने इस पर भरोसा किया। ट्विटर ने कहा कि डील पूरी हो रही और डील पूरी होकर रहेगी, लीगल एक्शन भी लेंगे। और इसके बाद अब ट्विटर की तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनी इस मर्जर को पूरा करना चाहती है और इसे कराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा का समय ही रह गया है और इस बीच अब भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए यशवंत सिन्हा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। यशवंत सिन्हा गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने अपने प्रतिद्वंदी द्रौपदी मुर्मू के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं कई जगहों पर पूछता हूं कि द्रौपदी जी कहीं गई तो क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देश की जो स्थिति है उस पर क्या कुछ बोला है? आर्थिक स्थिति जो है देश की, क्या उस पर उन्होंने कुछ कहा या क्या उसका कोई ख्याल है? समाज में जो भी कुछ हो रहा है उन पर उनके क्या विचार हैं? इस सरकार में संवाद एक तरफा है और एक व्यक्ति बोलता है, सब लोग सिर्फ सुनते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री ने ही 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार से ये क्या उम्मीद करें? और इस बीच भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब संगठन की कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई मानता नहीं था कि भाजपा आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव जीत सकती है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यकर्ताओं की मेहनत और सकारात्मक सोच से उपचुनाव में जीत मिली। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और उपलब्धियां बताएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 दिन का जो लक्ष्य तय किया था उसे 100% पूरा किया गया है। और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी संगठन में मर्यादा में रहकर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे इस संगठन कटघरे में खड़ा हो। और करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 9 जुलाई को जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक रामबाग होटल में होगी, जिसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री और दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उपराज्यपाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 राज्यों के उपराज्यपाल भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में जिन भी राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे उनमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। माना यह भी जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में ईआरसीपी और केंद्रीय करों से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को लेकर अपनी बात रख सकते हैं।
और इस बीच जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को निधन हो गया है। शुक्रवार की सुबह जब वो नारा शहर में भाषण दे रहे थे तभी उन पर पीछे से किसी ने गोलियां दाग दी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब शिंजो आबे के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने शोक जताते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि अपने सबसे प्यारे दोस्त में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं। वो एक महान वैश्विक राजनेता प्रशासक थे और उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शिंजो आबे के प्रति हमारे दिल में गहरा सम्मान है, इसीलिए भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक अन्य ट्वीट किया है पीएम मोदी ने और कहा कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से बहुत ज्यादा व्यथित हूं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। और इस बीच फिल्म काली के पोस्टर से छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मामले में विवादित बयान देने के बाद अब निशाने पर आए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बंगालियों को काली पूजा ना सिखाए, वो खुद को हिंदू देवताओं के संरक्षक भी ना समझे। मोइत्रा ने कहा कि भाजपा को उत्तर भारतीयों की पूजा पद्धति को देश के अन्य हिस्सों के लोगों पर थोपने से बचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंदू सदियों से अपने सुसंस्थापित और रीति रिवाजों का पालन करते आए हैं। भाजपा हमें ये सिखाने वाली कौन है कि देवी काली की एक विशेष तरीके से पूजा कैसे की जाती है। ना तो भगवान राम ना ही भगवान हनुमान केवल भाजपा के हैं। क्या पार्टी ने हिंदू धर्म का पट्टा लिया है? काली भक्त होने के नाते मुझे पता है कि काली की पूजा कैसे करनी है। हम पिछले 2000 सालों से देवी की पूजा कर रहे हैं। और बता दें कि टीएमसी सांसद मोइत्रा ने मां काली को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी और इसी के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में केस भी दर्ज किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा मोइत्रा की गिरफ्तारी की अब मांग कर रही है। गुरुवार को भी टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी मोइत्रा को सधे शब्दों में परोक्ष नसीहत दी थी। और इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं थे तो एक पिता के लिए बेटे ने ठेले को एम्बुलेंस बना लिया। ठेले पर जब बुजुर्ग पिता को लिटाकर युवक निकला तो देखने वाले हैरान रह गए। भीषण गर्मी में पिता को धूप से बचाने के लिए एक चादर से उन्हें ढका गया था। युवक ने बताया है कि पिता के हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर हो गया था, इसी की वजह से वो चल नहीं सकते थे। अस्पताल में पिता को ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि वो एम्बुलेंस को बुला पाता। इसीलिए खटीकपड़ा में रहने वाला एक पिंकी ने बृहस्पतिवार को ही अपने पिता पूरन सिंह को ठेले पर लेटाकर एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में दिखाने के लिए पहुंचा। इस शख्स ने बताया है कि उसके पिता ताजगंज शमशान घाट गए थे और वहां वो गिर गए। हाथ और पैर दोनों में ही फ्रैक्चर हो गया था और इसी बीच पिता के हाथ का प्लास्टर कटवाने के लिए एसएन जाना था। एम्बुलेंस या फिर कोई भी अन्य वाहन बुलाने के लिए रुपए नहीं थे तो पिता को अस्पताल ले जाने के लिए इस बेटे ने पड़ोसी विनोद से एक ठेला लिया और ठेले पर ही अपने पिता को बिठाकर यह शख्स अस्पताल पहुंचा है। इस बीच रामनगरी अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्धारित समय से बढ़ा दिया है। अब भगवान श्री राम एयरपोर्ट मार्च 2023 तक तैयार होगा और इससे पहले इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 रखा गया था, लेकिन अब इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। हालांकि रनवे का कार्य दिसंबर 2022 तक ही पूरा हो जाएगा। इसमें अतिरिक्त बिल्डिंग और अन्य कार्य मार्च 2023 तक पूरे होंगे और इसी के अलावा लाइसेंस लेने में भी और समय लग सकता है। हालांकि आपको बता दें कि भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने आज निरीक्षण किया और इस दौरान कार्य प्रगति की जानकारी भी ली गई। निरीक्षण करने के बाद सांसद लल्लू सिंह ने कहा है कि एयरपोर्ट का निर्माण 200 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। 116 करोड़ रुपए की लागत से रनवे बनाया जा रहा है और बिल्डिंग 77 करोड़ में तैयार होंगे। एयरपोर्ट में वो सारी फैसिलिटीज होंगी जो हिंदुस्तान के अन्य एयरपोर्ट्स में होती हैं।
और खबर अब औरैया से है, जहां पुलिस अधीक्षक चारू निगम और अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह ने निर्देश दिया है और उन्हीं के निर्देशन पर रात को गश्त के दौरान एरवा कटरा पुलिस ने 15,000 के नाम में बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सफलता हासिल हुई और उप निरीक्षक प्रवेंद्र कुमार, सचिव भाटी और गंगा सागर और इन तमाम अधिकारियों ने मिलकर इस सफलता को हासिल किया है। बताया जा रहा है कि जयसिंहपुर कनक स्थित पेट्रोल पंप के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के खड़े होने की सूचना मुखबिर के द्वारा दी गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुदेश को गिरफ्तार किया है और थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की जो अपराधी प्रवृत्ति है वो भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस पर एरवा कटरा थाना और मैनपुरी जनपद के बिछुआ थाने में कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और इन पर 15,000 रुपए का इनाम भी इस शख्स पर घोषित किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को फिलहाल न्यायालय भेजा गया है। और इस बीच देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब ईंधन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा, इस पर बैन लगा दिया जाएगा। और कहा गया है, दरअसल अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नितिन गडकरी ने यहां पर भाषण दिया, संबोधन दिया और इसी दौरान उन्होंने कई अहम ऐलान किए हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि अब विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से बनाया जा सकता है और 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। गडकरी ने यह भी कहा कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के बिना वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश में वैसे महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है और मुंबई जो है वो हमारे देश की एक प्रकार से इकोनॉमिक कैपिटल है और $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनानी है महाराष्ट्र के अमरावती में हुई केमिस्ट उमेश कोहले की हत्या से बड़ी साजिश सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया और इसका मकसद देश में एक तबके में दहशत फैलाना है। आपको बता दें कि एनआईए ने अपनी एफआईआर में ये बात कही है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को शक है कि वारदात का राष्ट्रीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन हो सकता है। हालांकि अमरावती की वारदात राजस्थान के उदयपुर में इसी तर्ज पर की गई कन्हैया लाल की हत्या से करीब 1 हफ्ते पहले ही हुई थी। इन दोनों हत्याओं की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए का ये कहना है कि केमिस्ट कोहले की हत्या की साजिश लोगों के एक समूह ने मिलकर रची है। उनका इरादा देश के एक तबके के लोगों में आतंक फैलाना था और हमलावर लोगों के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाना चाहते थे। एनआईए का यह भी मानना है कि ये एक बड़ी साजिश थी और कोहले की हत्या के मामले में मुद्दसिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद, यूसुफ खान, बहादुर खान और शाहीन अहमद, फिरोज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर अब यूपी के आगरा से है, जहां पर थाना पिनाहट क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति की हत्या और डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें आपको कि 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट के बाद व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की हत्या की थी और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो वो मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों को पकड़ लिया गया है। दरअसल बदमाशों के पास से 97,000 रुपए नगद बरामद हुए, साथ ही साथ जो गहने थे वो भी बरामद किए गए हैं और इस बीच मोटरसाइकिल और 2 तमंचों के साथ जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 3 जुलाई को सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि पिनाहट कस्बे में 2 लोगों का मर्डर हुआ है और साथ में कुछ सामान भी गायब है। वहाँ पे फोरेंसिक यूनिट, साथ ही पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, डॉग स्क्वाड, सारे लोग गए और आसपास पूछताछ शुरू हुई। इसमें तत्काल 394, 302 आईपीसी का वाद पंजीकृत किया गया था
जब पुलिस ने इसमें जानकारी करना शुरू किया तो कुछ सीसीटीवी फुटेज साथ में हाथ में लगे और उनके माध्यम से पहचान कराई गई। तो एक शेरा नाम के व्यक्ति की पहचान हुई। जब उसको पुलिस ने पकड़ा, उससे विस्तृत पूछताछ हुई तो उसने कई लोगों के और नाम बताए जो फुटेज में ऑलरेडी थे। इसमें से गोलू था, विपिन था, मंगला और अन्य लोग थे। और ये प्लानिंग पिछली दिवाली के लिए की गई थी, जिसमें पास पड़ोसी का गली का एक व्यक्ति जिसने रेकी किया था और किन्हीं कारणों से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका था। तो पुरानी घटना के 2 लोग, साथ में नए और 3 लोग शामिल हुए इसमें। और रात में पहली बार गए, बाथरूम के दरवाजे से चढ़े, वहाँ पे उन्होंने इन्वर्टर नीचे ले आया, भारी होने की वजह से ले नहीं जा पाए, मेन दरवाजे से वापस गए और आगे जा करके एक व्यक्ति शेरा जो इसमें शामिल था बाइक से इंतज़ार कर रहा था, उससे इन्होंने बताया। तो शेरा ने फिर से इंस्टिगेट किया कि नहीं, इसमें और भी सामान मिल सकता है, दोबारा चलते हैं। दोबारा जब ये लोग आए, ऊपर गए, तो इन्होंने दूसरा दरवाज़ा जिसमें दंपति सो रहे थे उसको खोला और वहाँ पे उनके जागने पर गला दबाया। पहले तो पति का दबाया और हथौड़े से भी वार किया। बाद में जो महिला थी उसका भी गला दबा दिया और पानी डाल दिया ताकि फिंगरप्रिंट वगैरह ना आने पाए, जैसा कि इन्होंने स्वीकार किया है। उसके बाद जो भी वहाँ पे सामान थे, लकड़ी की 2 अलमारियाँ थी दीवार में, उनको वहाँ से निकाल करके कुछ उनके अनुसार 1,90,000 नगद रुपए इनको मिले थे। 3 जुलाई को सुबह पुलिस को सूचना मिली थी। इस बीच यूपी के रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 शिक्षकों को जोरदार टक्कर मार दी है। इसमें दोनों शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क किनारे गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल पहुंचाया गया। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अब भी फिलहाल घायल शिक्षकों का उपचार चल रहा है। प्राथमिक उपचार उनका किया गया और दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों शिक्षक सरेनी थाना क्षेत्र में तैनात हैं और किसी काम से वो गांधी चौराहे पर पहुंचे थे और वहां खड़े हुए कोई बात कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ जिसका वो शिकार हो गए। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवीन गल्ला मंडी में लगातार हो रही चोरियों को लेकर गल्ला मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। बीती रात को भी नवीन गल्ला मंडी में दाल की दुकान से अज्ञात चोरों ने गल्ला मंडी की बाउंड्री फांदकर दीवार को काटा और उसके बाद दुकान के अंदर रखी लगभग 50 अरहर दाल की बोरियों को पार कर गए। इसकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है और ये कोई पहली बार चोरी हुई नहीं थी, क्योंकि अक्सर गल्ला मंडी में चोरियां होती रहती हैं और ये कहना है वहां पर मौजूद व्यापारियों का। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं और काफी आक्रोश भी इन व्यापारियों के बीच नजर आ रहा है। कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था काफी लचर है और लचर कार्यशैली से व्यापारियों का लगातार नुकसान हो रहा है, जबकि यहाँ के व्यापारी दुकानों का बराबर किराया और टैक्स जमा करते चले आ रहे हैं, पर बावजूद इसके चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। सर, मेरी दुकान गल्ला मंडी में है और ये रात में मेरी जो दुकान की पीछे की दीवार जो 14 इंच की है वो तोड़ दी गई। 45 से 46 बोली अरहर की दाल गायब हो गई है। कितनी कीमत रही? इसकी कीमत लमसम 1,50,000 रुपये है। सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतजाम है, उसके बावजूद कैसे हो गया? ये इतना आप खुद समझ लीजिए कि 14 इंच की दीवार तोड़ी गई है, जिसमें काफ़ी आवाज़ हुई होगी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ है। अगल बगल के जो दुकानदार हैं सब लोग पीड़ित हैं, आए दिन चोरी हुआ करती है। हम सब व्यापारी बहुत परेशान हैं। इसकी शिकायत किसी से की आपने? हमने मंडी निरीक्षक को भी दिखा दिया है, 112 नंबर डायल किया है, उन्होंने भी अपना सर्वे किया है। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिखी जाएगी, आगे जो होगा वो घटना। और इस बीच जम्मू कश्मीर से दुखद खबर सामने आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार की देर शाम को बादल फट गया है। बादल फटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके कारण भारी सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए और अब तक करीब 16 लोगों के मरने की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 45 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल हैं और 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और आपको बता दें कि मौके पर आईटीबीपी की और एनडीआरएफ की टीमें भी डटी हुई हैं। देर रात तक राहत और बचाव कार्य भी चलता रहा और शनिवार सुबह से ही एक बार फिर से ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल बताई गई और 45 श्रद्धालुओं के अब भी फंसे होने की खबर है। फंसे यात्रियों को
पंचतरणी लेकर जाया जा रहा है और इस घटना के समय गुफा के पास करीब 10 से 15 श्रद्धालु मौजूद बताए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कई शवों को मिट्टी काटकर मलबे से बाहर निकाला गया है। इस बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन कराने के लिए अब रेलवे ने आईआरसीटीसी और आर एसोसिएट के सहयोग से भारत गौरव रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जा रही थी। और अब भारत गौरव रामायण सर्किट ट्रेन पहली ऐसी ट्रेन थी जो कि नेपाल तक पहुंची। भगवान श्री राम के स्थलों के दर्शन कराने के लिए भारत गौरव रामायण सर्किट ट्रेन 18 दिन की दूरी पर टूर पर निकली है और इसी बीच अयोध्या, नेपाल, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, कांचीपुरम, भद्राचलन के दर्शन करवाकर रामायण ट्रेन वापस लौटकर आगरा पहुंची है। अब आपको बता दें कि भारत गौरव के तहत चलाई गई रामायण सर्किट ट्रेन का अनुभव काफी बेहतर रहा है। बताते चलें कि इस बीच डीसीएम प्रशस्त गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। सभी यहाँ पे हमें जगह स्वागत हुआ हम लोगों का, तो बहुत अच्छा लगा। और मतलब सारी सुविधाएं रही ट्रेन में, सब लड़के वगैरह ये तो हमारे कोई किसी प्रकार की परेशानी जो गाइड थे साथ में इन लोगों ने बहुत साथ में रहते हैं। अच्छा तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी के द्वारा रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जो 21 जून से 8 जुलाई तक अपना सफ़र इसको पूरा करना था। ये गाड़ी दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होकर अयोध्या, बनारस, नेपाल के जनकपुर होते हुए कल रात को वापस आगरा, मथुरा और पलवल के रास्ते दोबारा दिल्ली पहुंच के इसने अपना सफ़र पूरा कर लिया है। यात्रियों का जो फीडबैक मिल रहा है वो उनका बहुत ही सुखद अनुभव रहा। ये लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा की उनकी जर्नी थी जिसमें उन्होंने रामायण से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट स्थलों का उन्होंने वहाँ पे पर्यटन किया और इस तरह की और भी गाड़ियाँ फ्यूचर में चलाई। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसी दौरान गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाश अत्यंत शातिर बताए गए। मूल रूप से मध्य प्रदेश के और भोपाल और वर्तमान में फर्रुखाबाद रह रहे इन बदमाशों ने रायबरेली में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि इनके अपराध करने का तरीका टप्पेबाजी था और पिछले दिनों शहर कोतवाल इलाके में इन्हीं बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से 50,000 की टप्पेबाजी भी की थी। ताहिर और अनवर इनका नाम बताया जा रहा है और इन टप्पेबाजों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस रायबरेली शहर से ही इनका पीछा कर रही थी और जब उच्चाहार के सलौन रोड पर उमरन गांव में ये आए तो तब बदमाशों ने अपनी कार और बाइक रोककर पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों के पैर में गोली मार दी है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एसओजी के एक सिपाही राजीव शुक्ला के जख्मी होने की भी बात बताई जा रही है, लेकिन वो फिलहाल सुरक्षित है और पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 50,000 रुपए और 2 तमंचा समेत कुछ जिंदा कारतूस और एक कार और बाइक बरामद की है। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज रात में करीब 9 बजे के आसपास एसओजी टीम को मुखबिर खास से सूचना दी कि कुछ बदमाश यहाँ पर कोई घटना कारित करना चाहते हैं। इस सूचना पर उन्होंने उसका रायबरेली से पीछा करना शुरू किया तो वो बदमाश जो एक कार और एक मोटरसाइकिल पर थे वो ऊंचाहार की तरफ भागे। इसकी सूचना एसओजी प्रभारी ने तत्काल इंस्पेक्टर ऊंचाहार को दी तो वहाँ से भी घेराबंदी शुरू हुई और इस तरह और थोड़ी देर बाद लोकेशन उन बदमाशों का ऊंचाहार से जो है वो सलोन रोड पर आ गया। तो वहाँ पर उमरन नाम का एक गांव है, उसके पास पुलिस की इनकी मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिससे 2 बदमाश जिनका नाम जो है एक का नाम ताहिर है और दूसरे का नाम निसार है और इसमें एक हमारे सिपाही जिसका नाम राजीव शुक्ला है उसको भी
चोट आई है, उसको भी गोली लगी है। इनको तत्काल सबको जो है CSC ऊंचाहार पहुंचाया गया और जब इनसे पूछताछ की गई, बातचीत की गई तो ये पता चला कि ये लोग मुख्य रूप से टप्पेबाजी, लूट और जेब कतरी का काम करते हैं और आज भी यहाँ पर कुछ घटना करने। योगी सरकार का अपराधियों के प्रति लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी कड़ी में आज तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको दिखाते हैं, ये वही बदमाश हैं जो ईरानी गैंग के बताए जा रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं। ये बदमाश जो है ये ईरानी गैंग से जो है कनेक्ट हैं और जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रायबरेली जनपद में आए थे, लेकिन कहीं न कहीं एसओजी और ऊंचाहार की पुलिस के हत्थे चढ़े और जिससे उनकी मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले ये इतना शातिर गैंग है कि इसका मेन ठिकाना जो है वो भोपाल से लेकर महाराष्ट्र के ठाणे तक जो है और ये अंतर जनपदी नहीं, ये पूरे देश में इनका एक रैकेट है। आपको दिखाते चले, एक ये बदमाश ये भी है जो अभी जो है ये पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और रायबरेली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब किस तरह से ये लोग जो है घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं एसओजी और ऊंचाहार की पुलिस ने जो है वो इनको जो है पुलिस मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। आपको ये भी बात बताते चले कि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गए हैं और इस पूरी जो है पुलिस मुठभेड़ में दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई है, जिसमें एसओजी का एक सिपाही राजीव शुक्ला जो है वो घायल हो गया है। अभी जो है राजीव शुक्ला का भी इलाज चल रहा है और ये दोनों बदमाशों को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो निश्चित कहीं ना कहीं जो है वो योगी सरकार का अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस और ऑपरेशन क्लीन जारी है, ये कहीं ना कहीं जो है अगर ये सफल हो जाते हैं अपने मकसद में तो किसी न किसी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, लेकिन रायबरेली के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो है एसओजी टीम ने इनके आपराधिक को असफल कर दिया। कैमरामैन विपिन के साथ। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।